क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रही ताहो झील किस देश में स्थित है? आईपीएल 2022 में कौन सी नई क्रिकेट टीम खेलती नजर आएगी? कौन सा साल एशिया का सबसे गर्म साल रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साल एशिया का सबसे गर्म साल रहा? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी जिसका नाम है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और WMO के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि साल 2020 एशिया का सबसे गर्म साल रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 2020। एशिया के लिए साल 2020 इतिहास का सबसे गर्म साल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के वैश्विक मौसम संस्थान यानी कि यूनाइटेड नेशंस के ये वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सालाना प्रकाशित होने वाली स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट में कहा है कि महाद्वीप के हर क्षेत्र में बढ़ते तापमान का प्रभाव पड़ा है और 1981 से लेकर 2010 तक के औसत तापमान के मुकाबले एशिया में 2020 में तापमान करीब 1.39 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। क्या पिछले 30 साल के मुकाबले साल 2020 में 1.39 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है? और इससे कौन सी समस्या पैदा हो गई है? खाने और पीने के पानी की कमी और असुरक्षा पैदा हुई है। और एशिया के प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है? ये देखिए कि चीन की अर्थव्यवस्था को साल 2020 में जलवायु परिवर्तन से करीब 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं भारत को 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा और इसके अलावा जापान को 6.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तो सोचिए कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन हुआ तो इसी तरह के नेगेटिव इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पर पड़ सकते हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आईपीएल 2022 में कौन सी नई टीम खेलती नजर आएगी? हाल ही में घोषणा की गई है कि आईपीएल 2022 में 2 नई क्रिकेट टीम को शामिल किया जाएगा। कौन कौन सी? एक है लखनऊ और दूसरी है अहमदाबाद। दोनों यह नई क्रिकेट टीम आईपीएल 2022 में खेलती नजर आएगी। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों का ऐलान हो चुका है। लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें होंगे और इसमें करीब 22 कंपनियां या यूं कह ले कि इच्छुक पार्टियों ने टेंडर डाला था। और लखनऊ ग्रुप को गोयनका ग्रुप, जिससे हम RPSG ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसने खरीदा है। तो याद रख लो कि लखनऊ को किसने खरीदा है? गोयनका ग्रुप को। गोयनका ग्रुप का एक और भी नाम है RPSG ग्रुप। और इसके अलावा अहमदाबाद को CVC कैपिटल पार्टनर्स ने खरीदा है। क्या CVC कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद क्रिकेट टीम को खरीदा है? और गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदी है। क्या गोयनका ग्रुप ने यह लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदी है। वहीं CVC कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी 5,625 करोड़ रुपए में खरीदी है। और लखनऊ का होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम होगा, वहीं अहमदाबाद का होम ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बोले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। और आगे बताओ
तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री कराएगी? हाल ही में एक राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य की जनता को रामलला के दर्शन फ्री कराएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री कराई जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली सरकार। और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इमेज में आप देख सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और घोषणा की है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को अयोध्या तीर्थ की यात्रा फ्री कराएगी। और यहाँ जब जिक्र किया गया है रामलला का, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का, तो इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए कि साल 1987 में भी राम मंदिर का नक्शा वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा ने ही तैयार किया था। क्या? साल 1987 में भी राम मंदिर का नक्शा वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा ने ही तैयार किया था। और उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए कि भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला की शैली में किया जा रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए नागर शैली में किया जा रहा है। और गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सोमपुरा परिवार इसी नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला का जानकार माना जाता है। क्या? यह गुजरात से ताल्लुक रखने वाले सोमपुरा परिवार इसी नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला का जानकार माना जाता है। और ये पूरा परिवार ही नागर शैली के मंदिर बनाने में महारत रखता है। और चंद्रकांत सोमपुरा के पिता प्रभाकर सोमपुरा ने ही गुजरात का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उन्होंने मथुरा का मंदिर भी बनाया था। तो याद रखो कि चंद्रकांत सोमपुरा के पिता वो भी एक बहुत बड़े वास्तुकार थे, प्रभाकर सोमपुरा उनका नाम, और उन्होंने ही गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उन्होंने ही मथुरा का मंदिर भी बनाया था। और अब चंद्रकांत सोमपुरा बना रहे हैं राम मंदिर। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? दोस्तों पहले तो यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन याद रखो, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? आनंद मठ नामक उपन्यास का एक अंश है वंदे मातरम राष्ट्रगीत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आनंद मठ। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, तो देखो, देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। और यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल किया जाता है। और यह 21 या 22वां क्वेश्चन है। और मैं दोस्तों यह सभी क्वेश्चन करंट अफेयर में कवर करता हूं। और हाल ही में इतिहास से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, किस उपन्यास में वो है? आनंद मठ में है। तो 7 नवंबर 1876 बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। क्या? 7 नवंबर 1876 बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। और 1882 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित हुआ। क्या? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में कब सम्मिलित हुआ? 1882 में। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। और यहाँ देख सकते हैं आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और मूल रूप से वंदे मातरम के प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में थे, जबकि शेष गीत बांग्ला भाषा में है। और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया? अरविंद घोष ने किया। इमेज में आप देख सकते हैं महर्षि अरविंद घोष ने सबसे पहले वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और 1950
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जन गण मन राष्ट्रीय गान बना। तो दोस्तों आपको शायद कंफ्यूजन होगी कि राष्ट्रगान कौन सा है और राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो याद रख लो, राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। पांचवा क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं? हाल ही में अपने पड़ोसी मुल्क चीन देश की सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। चीन ने अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार सीमा से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है और इस नए कानून के तहत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सीमा को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं और इस कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा गया है। क्या? इस कानून को द लैंड बॉर्डर्स लॉ कहा गया है और यह 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। और कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्या? कुछ कानून के प्रावधान ऐसे हैं जो सिर्फ भारत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है चीन सरकार के द्वारा। छठा क्वेश्चन, भारत ने मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत देश की सरकार ने मिजोरम राज्य में शहरी यातायात में सुधार के लिए ADB के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में शहरी यातायात में सुधार के लिए $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या? भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम राज्य में शहरी यातायात में सुधार के लिए $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव कौन है? रजत कुमार मिश्रा। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारतीय रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सातवां क्वेश्चन, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ जी किशन रेड्डी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी किशन रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। और जी किशन रेड्डी किस मंत्रालय के मंत्री है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। जी किशन रेड्डी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया। और पॉडकास्ट की यह श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों और आंदोलनों के प्रति श्रद्धांजलि है। और पहली श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी का प्रसारण आजाद हिंद फौज पर आधारित थी। और यह पॉडकास्ट भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए शुरू किया गया है। तो याद रखो, यह पॉडकास्ट भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए शुरू किया गया है। आठवां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही ताहो झील किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही यह ताहो झील अमेरिका देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। पहला क्वेश्चन भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित था और यह ताहो झील वाला क्वेश्चन भी जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। और हाल ही में ताहो झील क्यों करंट अफेयर में आई है? तो देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। क्या? यह जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक जल स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में यह जल प्रवाह रुक गया है। और ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील भी है यह ताहो झील।
वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। दोस्तों याद रखो कि ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील भी है यह ताहो झील। लेकिन यहाँ एक जिक्र किया गया है कि अल्पाइन झील किसे बोलते हैं? तो देखो, अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें या जलाशय है और आमतौर पर समुद्र तल या ट्री लाइन से ऊपर होती है। यह अल्पाइन झीलें इमेज में आप देख सकते हैं। नवा क्वेश्चन, हाल ही में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में यह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड केरल राज्य ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। हाल ही में केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। किस राज्य ने? केरल राज्य ने। और यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड कौन प्रदान करता है? हमारा भारत सरकार का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यह पुरस्कार प्रदान करता है और यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जीतने में कोचिन ओपन मोबिलिटी नेटवर्क के गठन ने भी मदद की है, जिसने विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत किया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुलावेसी द्वीप किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा यह सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया देश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। लेकिन यह सुलावेसी द्वीप करंट अफेयर में क्यों आया है? तो देखो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक भृंग की एक नई प्रजाति की खोज की है। क्या? वैज्ञानिकों ने यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना नामक एक भ्रूण की नई प्रजाति की खोज की है और यह एकमात्र कीट प्रजाति नहीं है जिसका नाम कोरोना महामारी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा और भी नई प्रजातियां खोजी गई जिसका नाम कोरोना वायरस के नाम पर रखा गया है। अप्रैल 2021 में कोसोवो में कैडिस फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं, कहां पर? कोसोवो में कैडिस फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई थी और इसका नाम पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस रखा गया है। क्या? इस नई प्रजाति का नाम भी पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस रखा गया है। 11वां क्वेश्चन, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स निम्न में से किस संसद का शीर्ष सम्मान है? यह सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स यूरोपियन संसद का एक शीर्ष सम्मान है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरोपियन संसद। रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपियन संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। किसको? एक रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी जिसका नाम है अलेक्सी नवाल्नी, उनको हाल ही में यूरोपियन संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है और सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला मानवाधिकार कार्यों से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। और पहला सखारोव पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेंको को वर्ष 1988 में प्रदान किया गया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई कि पहला सखारोव पुरस्कार किसको दिया गया था? अफ्रीका के रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी नेल्सन मंडेला और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेंको को साल 1988 में प्रदान किया गया था। और इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में कौन कौन शामिल है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार 2013 में मिला था और वेनेजुएला का मजबूत लोकतांत्रिक विपक्ष उन्हें 2017 में यह पुरस्कार मिला था और अर्थशास्त्र की प्रोफेसर व चीन के उइगर मुसलमानों की वकालत करने वाली इल्हाम तोहती को 2019 में यह सखारोव पुरस्कार मिला था। किसको? इल्हाम तोहती को 2019 में यह सखारोव पुरस्कार मिला था। 12वां क्वेश्चन,
सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा किसने की है? हाल ही में हरियाणा राज्य की सरकार ने स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा सरकार। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है और राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों से स्कूल में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और साथ ही उन्हें मुफ्त किताबें भी प्रदान की जाएगी। और देश भर में मुफ्त शिक्षा की अवधारणा पहले से ही मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 8 तक लागू है, जबकि अब राज्य सरकार की योजना इस अवधारणा को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक विस्तृत करना है और राज्य सरकार के मुताबिक यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगल सराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। यह दोस्तों याद रख लो कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है या तो किसी शहर का नाम बदला है, जैसा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया और मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया और पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडुवाडीह स्टेशन का नाम अब बनारस होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। क्या यह झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और यहां हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इमेज में आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र का नामकरण एक अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है राजेश कटारा, जस्मिनी ओझा, अंकुर वालंद, योगेश वणजारा। चारों दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सुमित्रा परमार, अर्जुन सिंह पटेल, जल्पा परमार, केतना बेन राठौड़। इन सभी दोस्तों का आंसर सही। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है म्यू जोशी, SM राठौड़, जादव पिंकी और राकेश गामित। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बिम्स्टेक समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा यह बिम्स्टेक समूह, तो बताइए, कल ही मैंने सभी देशों के नाम आपके सामने लिए थे, तो बिम्स्टेक समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और बिम्स्टेक का समूह बे ऑफ बंगाल के अगल बगल में जो देश स्थित है उनकी मदद से यह सारा समूह बिम्स्टेक बनता है, तो सही आंसर दीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।